इलेक्ट्रिसिटी। जय हिंद बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का कंप्लीट रिवीजन करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो आपका जो बोर्ड है उसमें 7 नंबर का सवाल आता है, 7 नंबर का सवाल। अब देखिए, इलेक्ट्रिक करंट जो चैप्टर है वो ज़्यादातर थ्योरी है, डेरिवेशन कम है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है उसमें डेरिवेशन बहुत ज़्यादा है और इलेक्ट्रिक करंट में डेरिवेशन बहुत कम है, तो इसमें थ्योरी है। अब थ्योरी में भी जो थ्योरी है बहुत आसान है, जो थ्योरी आप समझ सकते हैं। अब आसान क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट हम लोग 10th में पढ़े हुए रहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के बहुत सारा कंसेप्ट जो है वो 10th से मैच कर जाता है, तो इसीलिए वो आसान हो जाता है। ठीक है, आज के क्लास में क्या बताने वाले हैं? इलेक्ट्रिक करंट में जितना भी थ्योरी पोर्शन है, जहाँ जहाँ फॉर्मूला है, कौन कौन वहाँ डायमेंशन फार्मूला इंपॉर्टेंट है, कौन एसआई यूनिट इंपॉर्टेंट है, कौन स्केलर है, कौन वेक्टर है, मतलब अगर इस वीडियो को आप आराम से देख लेते हैं तो पूरा तीसरा चैप्टर कंप्लीट आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर आपको नोट्स देखने की बात आएगी तो सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशन के लिए आएगी। ठीक है, और वो जो डेरिवेशन है जो इम्पोर्टेंट है उसका भी एक अलग वीडियो हम आपके लिए बनाएंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट थ्योरी देखेंगे और कंसेप्चुअल पॉइंट देखेंगे जहां से सवाल बनता है। बात आ रही समझ में? इस वीडियो को आप बहुत ही मन लगा के देखिए, जहां जहां VVI लगाएंगे फॉर्मूला वो सारा फॉर्मूला याद कीजिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा वीडियो हम बनाएंगे जो इस चैप्टर का कंप्लीट क्वेश्चन बैंक रहेगा। क्वेश्चन बैंक में जितना सवाल आया है अभी तक 2006 से 2024 तक, जितना भी जैक बोर्ड ने सवाल पूछा है, सारा क्वेश्चन को, ऑब्जेक्टिव को और न्यूमेरिकल का एक वीडियो बनाएंगे, वो देख लीजिएगा। समझिए, इलेक्ट्रिक करंट 90% आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, बचेगा क्या? सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशन, उसका एक अलग वीडियो रहेगा। बात आ रही समझ में? चलिए तो स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से, A to Z आपको आज बताने वाले हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग सबसे पहले करंट को समझेंगे कि आखिर करंट होता क्या है। तो कोई भी चीज जो फ्लो करता है, करंट का हिंदी क्या होता है? करंट का हिंदी होता है धारा। करंट का हिंदी होता है धारा। ठीक है, तो कोई भी चीज जो फ्लो कर सकता है, जैसे एयर, अगर हवा है, हवा यहाँ फ्लो कर रहा है, अगर हवा फ्लो कर रहा है इस तरह से, हवा अगर फ्लो करता है तो इसी को हम लोग एयर करंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एयर करंट। अगर वाटर फ्लो कर रहा है, वाटर इस तरह से, वाटर का बहाव कहीं देखने को मिला आपको, तो ये हो गया वाटर करंट। वाटर करंट। ठीक है, हम लोग को ना तो एयर करंट पढ़ना है ना ही वाटर करंट पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक का मतलब होता है चार्ज, मतलब जहां चार्ज का फ्लो दिखेगा। देखिए ये कहां दिखता है? किसी भी कंडक्टर में। अगर किसी भी कंडक्टर को हम लोग क्या करते हैं, बैटरी से अगर जोड़ देते हैं तो हम लोग को पता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन का जो होगा वो फ्लो दिख जाएगा। इलेक्ट्रॉन का मतलब चार्ज, चार्ज का फ्लो दिख जाएगा, और चार्ज का फ्लो दिख रहा है मतलब इलेक्ट्रिक करंट हो गया। ठीक है, तो अब स्टार्ट करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट। यही चीज हम यहाँ पे आपको लिखे हुए हैं, यहाँ पे बोर्ड में आप देख लीजिए एक बार। फ्लो ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड करंट, किसी भी चीज का बहाव को ही करंट कहते हैं। वाटर फ्लो, वाटर का फ्लो है तो वाटर करंट, एयर का फ्लो है तो एयर करंट, और चार्ज का फ्लो है, अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो इलेक्ट्रिक करंट। चलिए अब स्टार्ट करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट समझें। देखिए इलेक्ट्रिक करंट क्या है समझिएगा सब। अब मेरा हो गया मकसद इलेक्ट्रिक करंट को समझना। तो देखिए ये जो लिखा हुआ है इसको पहले हम आपको समझा देते हैं
ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए आ जाइए, क्या होता है कि जब कोई कंडक्टर है, मान लिया जाए ये कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है, इसमें जब हम लोग बैटरी को जोड़ देते हैं, सिंपल यहाँ स्विच लगा दिए, ये बैटरी लगा दिए, स्विच को जैसे ऑन किए, अगर इस बैटरी V वोल्ट का है, ये बैटरी जो है वो V वोल्ट, मान लिया जाए 12 वोल्ट का बैटरी लगा दिए, 24 वोल्ट का, 24 वोल्ट का अगर बैटरी लगा दिए तो क्या हुआ, जिस कंडक्टर के क्रॉस हम 24 वोल्ट का बैटरी लगाए हैं, उस कंडक्टर के क्रॉस 24 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर 24 वोल्ट होगा तो यहाँ आप लिख सकते हैं 0 वोल्ट, तो डिफरेंस कितना हो गया, 24 वोल्ट का। ठीक है, ये कहलाता है पॉजिटिव टर्मिनल, ये कहलाता है नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल जहाँ से कनेक्ट होता है वहाँ प्लस चार्ज हो जाता है, नेगेटिव टर्मिनल जहाँ से कनेक्ट होता है वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है। आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये बात बताया गया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव के तरफ होता है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कंडक्टर के अंदर होता है, हम बाहर दिखा रहे हैं आपको ताकि फिगर लेंदी ना हो, ये अंदर में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस से किधर माइनस। अब आप सबको पता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये भी पता है। अब बताइए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होगा, प्लस से माइनस या माइनस से प्लस। तो देखिए इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो क्या है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपने तरफ, नेगेटिव चार्ज को खींच दिया तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा। बात आ रही समझ में। उसके बाद इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है तो आप बोल सकते हैं कि प्रोटॉन का डायरेक्शन इधर होगा। क्लियर है। अब यहाँ पे जो चार्ज का फ्लो दिखा, अगर हम प्रोटॉन का बात ना करें तो यहाँ दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो गया, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो गया। अब जब चार्ज का फ्लो हो गया तो यहाँ क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक करंट। यही तो बोले थे कि चार्ज का फ्लो का मतलब इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ देख लीजिए, हम लोग जैसे बैटरी जोड़ दिए, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, प्लस ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, तो यहाँ पे चार्ज का फ्लो दिख गया हमको, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट हमको मिलेगा। अब बात ये होता है कि अगर इलेक्ट्रिक करंट यहाँ मिलेगा तो दो सवाल, पहला कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होगा, और दूसरा इलेक्ट्रिक करंट जो मिला उसको निकालेंगे कैसे, कैलकुलेट कैसे करेंगे। दोनों को हम क्लियर कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन जिधर होता है उसके अपोजिट में करंट का डायरेक्शन कंसीडर करना आपको, यह लेना है आपको। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर हो रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट आपको इधर से इधर दिखाना है। इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन इधर से इधर, मतलब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जिधर फ्लो करेगा उसके अपोजिट क्या लेना है, करंट का डायरेक्शन। ये बोल सकते हैं, या तो एक बात और बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इसे हम लोग हाई पोटेंशियल बोलेंगे और इसे हम लोग लो पोटेंशियल बोलेंगे। तो हाई से किधर हो जाएगा, लो की तरफ। क्लियर है। अब बात आता है कि सर कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो बहुत आसान फॉर्मूला होता है, I इक्वल टू टोटल चार्ज फ्लो इन कंडक्टर डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। दैट मीन्स कि अगर यहाँ से यहाँ टोटल चार्ज अगर Q फ्लो कर रहा है T समय में, Q फ्लो कर रहा है T समय में, तो I इक्वल टू हो जाएगा Q बाय T। ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला। अब आपको पता है कि Q का वैल्यू होता है Ne, तो Ne बाय हो जाएगा T। ठीक है। एक और फॉर्मूला होता है इंस्टेंटेनियस करंट का, I इक्वल टू dQ बाय dt। ठीक है, इतना फॉर्मूला आपको याद रखना। तो ये फॉर्मूला, ये तीनों फॉर्मूला आपको याद कर लेना है।
नोट कर लीजिए, ये तीनों फॉर्मूला एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लेना है, इसको नहीं भूलना आपको, तीनों फॉर्मूला को, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। कुछ बात है जो इसके बारे में बताएंगे आपको, करंट के बारे में कुछ पॉइंट्स, जैसे आई का जो एस आई यूनिट होता है एम्पियर होता है, एस आई यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। आई जो है वो एक टेंसर क्वांटिटी होता है, टेंसर क्वांटिटी, जिसको अगर टेंसर ना रहे तो आप स्केलर क्वांटिटी लिख सकते हैं, ठीक है। आई का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है, डायमेंशन फॉर्मूला जो होता है वो होता है ए, डायरेक्ट ए आप लिख सकते हैं, कहीं कहीं आई लिख देता है कैपिटल आई, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर ए यूज होता है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात ये है कि सर यहाँ तो करंट का डायरेक्शन है, यहाँ तो करंट का डायरेक्शन है, हमेशा हाई से लो हो रहा है, ये तो फिक्स है, हाई से लो हो रहा है, तो यहाँ ये स्केलर और टेंसर क्यों हुआ, यहाँ वेक्टर क्यों नहीं हुआ? वो इसलिए बाबू कि यहाँ पे आप अगर वेक्टर होने के लिए 3 कंडीशन होता है। पहला कंडीशन होता है कि इसमें मैग्नीट्यूड होना चाहिए, दूसरा कंडीशन होता है कि इसमें डायरेक्शन होना चाहिए, और तीसरा कंडीशन की एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करना चाहिए, जो कि करंट नहीं करता है। कहने का मतलब कि अगर इधर से करंट आ रहा है, इधर से करंट मान लिया जाए ये 60 डिग्री का कोण है, इधर से करंट आ रहा है मान लिया जाए 30 एम्पियर, इधर से करंट आ रहा है मान लिया जाए 30 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पे जो करंट मिलता है, रियल में जो करंट मिलता है ना, यहाँ पे ये मिलता है 60 एम्पियर, रियल में ऐसा मिलता है। लेकिन आप अगर वेक्टर के नियम से निकालिएगा, कौन सा, रिजल्टेंट फोर्स वाला जो फॉर्मूला बताए थे, अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा, अगर इस नियम से निकालिएगा तो इतना नहीं आएगा, 60 से अलग आएगा, तो ये वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। क्लियर है? तो ये पूरा लाइन जो है वो आपको हम समझा दिए। अब एक बार सिर्फ और सिर्फ नोट्स आपके सामने ला देते हैं, बस देख लीजिए। इलेक्ट्रिक करंट है ना, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, पहले यहाँ से समझते हैं। बैटरी है V वोल्ट का, स्विच है, स्विच को जैसे ऑन करेंगे, स्विच को यहाँ हम लोग जैसे ऑन करते हैं, स्विच को ऑन कर दिए, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ जीरो पोटेंशियल, यहाँ V पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, ठीक है। ये देखिए इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्लस खींचेगा, है ना, यहाँ इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन जो है वो गलत दिया हुआ है फिगर में, देख लेते हैं हम लोग, यहाँ मिला लेते हैं, प्लस है तो इलेक्ट्रॉन इधर दौड़ेगा, इलेक्ट्रॉन इधर दौड़ेगा, प्रोटॉन इधर दौड़ जाएगा, और करंट का डायरेक्शन होगा जो इधर हो जाएगा। बात आ रही समझ में? ठीक है, ये छोटा सा डिफिनेशन है करंट का। द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। एवरेज करंट इक्वल टू टोटल चार्ज फ्लोइंग बाय टोटल टाइम टेकन, I इक्वल टू Q बाई T, I इक्वल टू NE बाई T। आगे इंस्टेंटेनियस करंट dQ बाय dt, देख लीजिए सब लिख दिए हैं, शॉर्ट नोट्स के लिए ये है, ठीक है, शॉर्ट नोट्स के लिए आप इसको यूज में ले सकते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, या तो कूलम्ब पर सेकेंड, ऊपर चार्ज है नीचे टाइम है इसलिए कूलम्ब पर सेकेंड। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ए, इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी या तो टेंसर क्वांटिटी। नोट ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट हैज ए बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बट इट इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट डज नॉट फॉलोज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बोलिए यहाँ तक बात समझा दिए। ये पॉइंट क्या लिखे हैं, ये में लिखे हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अभी क्या समझाए थे आपको, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, या तो इन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा उधर मतलब प्रोटॉन, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये पूरा लेक्चर अभी जो हम लिए उसमें से अगर आपको कोई बात याद रखना है तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला तीनों, और आप थोड़ा सा याद रखिएगा कि ये टेंसर क्वांटिटी होता है। क्लियर है? बस इतना ही, इतना बात आप याद रखिएगा, फॉर्मूला नहीं भूलना, फॉर्मूला से सवाल आता है। चलिए हो गया, नेक्स्ट पेज में जाते हैं। क्या है देखिए, नेक्स्ट पेज में आता है बाबू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? जब भी कोई इलेक्ट्रॉन मोशन करता है कंडक्टर में, देखिएगा मान लिया जाए ये हो गया कंडक्टर, ये हो गया कंडक्टर,
तो सब पता हो चुका है। बैटरी लगाएंगे, स्विच लगाएंगे, ऐसे कनेक्ट किए, जैसे स्विच को ऑन करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना शुरू हो जाएगा, इधर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलता है कि द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, सिंपल, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड ए कंडक्टर इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी को बस इतना ही याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन जो कंडक्टर में मूव करता है, ठीक है, तो उसका जो एवरेज निकलेगा, एक समय पे सभी इलेक्ट्रॉन का जो एवरेज शिफ्टिंग होता है वही कहलाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, एक समय में जो इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होता है ना, एक समय में इलेक्ट्रॉन का जो शिफ्टिंग होता है उसका जो एवरेज निकलता है उसी को कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। आपके लिए एक बात बताते हैं, हम लोग को ज़्यादा अंदर जाना नहीं है, टू द पॉइंट जानना है। तो बस याद रखिए कि कंडक्टर, देखिए कंडक्टर है, कंडक्टर को बैटरी से जोड़ेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी मिलेगा, तो उस वेलोसिटी का जो एवरेज वेलोसिटी होगा उसी को क्या कह देंगे हम लोग, एवरेज वेलोसिटी। इतना याद रखना हमको बोर्ड के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करेगा उसका जो एवरेज वेलोसिटी होगा उसी को क्या कह देंगे हम लोग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब बताइए ड्रिफ्ट वेलोसिटी को करना क्या है, बस फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला VVI है, ये फॉर्मूला आपके लिए VVI है, ये आपको नहीं भूलना है, याद रखिएगा। क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू E बाय me इंटू टाउ। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, ये वाला ई क्या है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, अभी बताए थे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बन जाएगा प्लस से माइनस के तरफ, ये हो गया आपका ई। और ये एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये टाउ क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम। ये समझते हैं रिलैक्सेशन टाइम क्या है। देखिए होता क्या है, कंडक्टर में जब इलेक्ट्रॉन मोशन करता है, इस तरह से रेंडमली मोशन होता है, तो वहां पे क्या है कि इलेक्ट्रॉन टकराता है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराता है। तो टकराने के समय थोड़ा सा वो रिलैक्स करता है, थोड़ा सा वो समय लगाता है। जैसे आप किसी चीज से टकराते हैं तो वहां से, है ना, क्या होता है, इम्पैक्ट जब होता है वहां पे कंप्रेशन होता है, फिर आप वहां से उभरते हैं तो थोड़ा सा समय रिलैक्स हो जाता है, वही रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है। जब एक इलेक्ट्रॉन गया, जैसे मान लिया जाए एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकला और इस इलेक्ट्रॉन से टकराया, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन पास गया, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये रिलैक्स करता है, वही कहलाता है रिलैक्सेशन टाइम। यही चीज यहाँ लिखा हुआ, ठीक है। आपके एग्जाम में ने बस ये फॉर्मूला काम आएगा, बस फॉर्मूला याद रखिएगा कि VD इक्वल टू E बाय me इंटू टाउ होता है। ठीक है, यहाँ सवाल ये पूछ सकता है एग्जाम में, बोर्ड में ऐसे पूछ देता है सवाल कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। ई के बारे में ज़्यादातर पूछता है, ई के बारे में, तो यहाँ लिखेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। ये बात आपको याद रखना है। और एक बात और क्या याद रखना है, यहाँ पे माइनस साइन जो है इसका मतलब क्या है, माइनस का मतलब ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो दोनों अपोजिट है। कैसे बोलो, इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, तो दोनों क्या हुआ, अपोजिट हुआ। यही माइनस बताता है। अगर आप वेक्टर हटा देते हैं दोनों जगह से वेक्टर, तो माइनस भी हट जाता है, क्योंकि अब डायरेक्शन से कोई लेना देना है नहीं। तो या तो ये बोलो, ये बोलोगे, वेक्टर अगर लगा के बोलते हो तो माइनस बोलना होगा, अगर वेक्टर नहीं लगाते हो तो ऐसा। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है वो आपको नहीं भूलना है, फॉर्मूला को। क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट, एक और फॉर्मूला होता है, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट स्पीड एंड इलेक्ट्रिक करंट। ये फॉर्मूला I इक्वल टू NE/VD। I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, A क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर कोई कंडक्टर है बाबू, देख लो, अगर ये कोई कंडक्टर है तो ये वाला एरिया को क्रॉस सेक्शन, मोटाई जितना मोटा है ये हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बताए थे। तो ये फॉर्मूला है, आप याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट,
इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी क्या होता है? सिंपल चलेंगे एकदम, फॉर्मूला याद रखना है, कुछ है नहीं। देखिए कोई भी कंडक्टर है तो सबको पता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन का मोशन है और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। तो इलेक्ट्रॉन का मोशन जिसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डिफाइंड हुआ है और यहाँ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। तो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी जो होता है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। और यही फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, ठीक है। इस पे न्यूमेरिकल पूछ देता है एग्जाम में। तो ये फॉर्मूला VBI हुआ, म्यू इक्वल टू VD/E। ये फॉर्मूला आपका ऑप्शनल है, आप याद रखना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी का एक और फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, तो याद रख सकते हैं। बाकी ये नहीं भूलना, आपको ये नहीं भूलना है। जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पहला फॉर्मूला नहीं भूलना है, वैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी का ये फॉर्मूला नहीं भूलना है। और ये भी याद रखना है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी है, ठीक है। क्योंकि सवाल मैंने बहुत आसान सवाल पूछता बोर्ड में, आपसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू दे देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे देगा और आपसे पूछ देगा कि मोबिलिटी का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो ये होगी आपका। चलिए नेक्स्ट हम लोग, ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं, आप याद रख सकते हैं, इच्छा है तो याद रखिए, नहीं तो ये तो नहीं भूलना है। नेक्स्ट करंट डेंसिटी, इसके बाद आता है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या है? इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, करंट डेंसिटी। देखिए आपको पता है कोई भी अगर कंडक्टर है तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट हम लोग जान गए इलेक्ट्रिक करंट होता है, और अगर कोई भी कंडक्टर है तो उसमें क्रॉस सेक्शन एरिया भी है। तो इलेक्ट्रिक करंट बाय क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। J इक्वल टू I/A, J इक्वल टू I/A, VBI। ये नहीं भूलना अपने को, ये नहीं भूलना है, ठीक है। J इक्वल टू I/A, ठीक है। अगर आप इस फॉर्मूला का दूसरा रूप देखना चाहते हैं तो देखिए यहाँ है क्या, यहाँ I का डायरेक्शन और A का डायरेक्शन जब सेम होगा तब लिखेंगे J इक्वल टू I/A। लेकिन अगर I का डायरेक्शन, मान लिया जाए I का डायरेक्शन इधर है, I का डायरेक्शन इधर है और एरिया का डायरेक्शन इधर है, इधर ऐसे कब होगा? जब हम इस तरह से वायर को कट कर देंगे। वायर को ऐसे अगर हम तिरछा कट करते हैं, ऐसे तिरछा, तो यहाँ पे क्या होगा, एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा, I का डायरेक्शन इधर हो जाएगा थीटा एंगल पे। तो यहाँ पे करंट डेंसिटी कैसे लिखेंगे? तो क्या करेंगे, एरिया को I के डायरेक्शन में लाएंगे, ये जो एरिया है इधर जो गया है उसका कंपोनेंट तोड़ के I में लाएंगे। तो कैसे लाएंगे? देखिए जिसके साथ एंगल बनता है उसके साथ कॉस होता है, तो ये हो जाएगा A cos थीटा। तो J इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप देखिए क्या है यहाँ पे, यहाँ देखिए I का डायरेक्शन इधर हुआ और A cos थीटा का भी डायरेक्शन अब इधर हो गया, तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो गया, तो अब आराम से डिवाइड कर सकते हैं। तो J इक्वल टू I/A cos थीटा, ठीक है। तो हो गया J इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो हो जाएगा यहाँ पे I इक्वल टू JA cos थीटा। बताइए I इक्वल टू cos थीटा हटेगा तो आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट, तो J वेक्टर डॉट A वेक्टर। ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे पूछ देगा कि इसमें से कौन सा रिलेशन है जो करंट डेंसिटी को बता रहा है, तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला करंट डेंसिटी के लिए दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब करंट डेंसिटी के बारे में कुछ बात अगर हम लिखना चाहें तो क्या क्या लिखेंगे, सो देखिए SI यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। एम्पियर पर मीटर क्यों, ऊपर एम्पियर नीचे एरिया, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ करंट डेंसिटी इज, एम्पियर का A हुआ, मीटर का क्या होता है L, तो L के पावर -2। करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये तीनों में अगर आपको याद रखना है तो ये तीसरा पॉइंट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट तीसरा हो सकता है कि करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
आपको पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। चलिए, ओम्स लॉ, यहाँ से सवाल बनाता है ऑब्जेक्टिव। देखिए ओम्स में 10th में पढ़े थे हम लोग, क्या बोलता है ओम्स लॉ में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू its potential difference if its physical condition temperature pressure strain do not change। बोल ये रहा है कि किसी भी कंडक्टर में, मान लिया जाए ये कंडक्टर है, किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, मान लेते हैं एक सेटअप हम तैयार किए, ये V वोल्ट है, ये स्विच ऑन कर दिए तो यहाँ V हो गया, यहाँ 0 हो गया, तो यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाएगा इधर, करंट का फ्लो हो जाएगा इधर। तो बोल रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो देखा जाएगा वो पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देखा जाएगा। मतलब कि अगर हम यहाँ 12 वोल्ट देते हैं तो मान लेते हैं कि यहाँ पर 12 एम्पियर हमको मिला, तो जब इसको हम 12 से डबल कर देंगे, 2 गुना कर देंगे, 24 वोल्ट अगर कर देंगे तो उसी रेशियो में करंट भी बढ़ जाएगा, मतलब यहाँ करंट हो जाएगा 24 एम्पियर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। मान लिया जाए हम यहाँ 48 वोल्ट कर देते हैं तो करंट जो मिलेगा वो भी हो जाएगा 48 एम्पियर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। जैसे जैसे पोटेंशियल हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। वही बोलता है कि किसी भी कंडक्टर में जो करंट का फ्लो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, ठीक है। पोटेंशियल बढ़ाएंगे करंट बढ़ जाएगा, पोटेंशियल जिस रेशियो में बढ़ाएंगे पोटेंशियल को उसी रेशियो में कौन बढ़ जाएगा, करंट बढ़ जाएगा। लेकिन ये तभी एप्लीकेबल है, ये नियम तभी वैलिड है जब इस वायर का टेम्परेचर, प्रेशर, स्ट्रेन और भी अदर फिजिकल क्वांटिटी चेंज अगर नहीं करता है, कांस्टेंट रहेगा। तब कोई भी नियम जो दिया गया है उसके साथ कंडीशन दिया गया है कि ये नियम कब एप्लीकेबल है, बात आ रही समझ में। तो ये तभी एप्लीकेबल है, ये जो भी हम बताएं ओम्स लॉ, ये तब एप्लीकेबल है जब टेम्परेचर, प्रेशर, स्ट्रेन क्या हो, कांस्टेंट हो, चेंज ना कर रहा हो। पता चले तार लगातार गर्म हो गया और आप ये रूल ढूंढ रहे हैं तो नहीं होगा। पता चले वायर के अंदर प्रेशर बढ़ गया और ये रूल ढूंढ रहे तो नहीं होगा, ठीक है। तो अगर ये सब कांस्टेंट है तो बोलेंगे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो V इक्वल टू IR, ठीक है। ये हो गया आपका फॉर्मूला ओम्स लॉ का, जो आपको नहीं भूलना है। जहां पे ये जो R होता है वो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोल सकते हैं या प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होता है, जिसका नाम होता है बाबू रेसिस्टेंस। इसका नाम क्या होता है, रेसिस्टेंस। और इसको बहुत अच्छा से हम लोग को अभी पढ़ना है, ठीक है, बहुत अच्छा से अभी हम लोग को इसको पढ़ना है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद क्या है, अब रेसिस्टेंस हमारा टॉपिक हो गया, रेसिस्टेंस हम लोग कवर करेंगे। देख लीजिए ये नोट्स आपके पास है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस आपको बहुत आसान लगेगा समझने में, कोई दिक्कत है नहीं, रेसिस्टेंस में कोई दिक्कत है नहीं। देखिए क्या है, जब इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में फ्लो करता है, ये हो गया आपका कंडक्टर, यहाँ पे हम लोग बैटरी जोड़ दिए, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिए, स्विच लगा दिए, V वोल्ट हो गया तो V वोल्ट हो गया, 0 वोल्ट हो गया।
तो जैसे हम लोग स्विच को ऑन करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है, फ्लो होने लगता है। तो क्या है ना कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करना शुरू करता है तो ये एटम से टकराता है, कुछ एटम से कोलाइड करता है, कुछ क्या है, अभी हम क्या बोले थे कि अगर ये ऐसे अगर अरेंजमेंट मेरा कुछ ऐसा है तो ये हुआ प्लस, ये हुआ माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस चार्ज, यहाँ पे हो जाएगा माइनस चार्ज। आप सोचिए कि इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन इधर आता है तो यहाँ पर भी तो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, हर जगह इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन से ये कोलाइड करता है, इलेक्ट्रॉन से ये कोलाइड करता है। और इसके आगे जो इलेक्ट्रॉन है, देखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला है और एक इलेक्ट्रॉन ये वाला है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच होता है रिपल्सन, रिपल्सन होता है। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो आना चाह रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इसको धक्का दे रहा है इस डायरेक्शन में, क्योंकि माइनस माइनस के बीच रिपल्सन होता है, ठीक है। तो इसको इधर आने में थोड़ा परेशानी होता है, दिक्कत होता है। दो दिक्कत हम बताएं, एक तो इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करता है तो एटम से टकराता है वो वाला, और एक जो है कि जो इलेक्ट्रॉन आगे आगे जा रहा है मेरे से, वो इलेक्ट्रॉन हमको धक्का दे रहा है, रिपल्सन क्रिएट कर रहा है। तो उस रिपल्सन के वजह से भी मेरा फ्लो जो है वो थोड़ा कम हो जा रहा है। तो ये दोनों जो हम मेरे फ्लो में बाधा डाल रहे हैं, यही कहलाता है रेसिस्टेंस। रेसिस्ट कर रहा है, हमको आराम से फ्लो करने नहीं दे रहा है, इसे क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस। और भी रीजन है, ठीक है। तो बस आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है नॉर्मल, कि जब किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो उसको उसके फ्लो में कुछ परेशानियां होती हैं, उसे रोकता है। तो वो जो रोक रहा है वही होता है रेसिस्टेंस। मतलब कंडक्टर का वो गुण, जिस गुण के वजह से इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में परेशानियां होती हैं, दिक्कत होती है, वही कहलाता है रेसिस्टेंस, ठीक है। चलिए अब बात आता है कि सर हम समझ गए ये रेसिस्टेंस होता है, ठीक है। अब रेसिस्टेंस डिपेंड किस किस पे करता है, तो समझिएगा, रेसिस्टेंस जो है वो वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिपेंड करता है। वायर अगर लंबा है, बहुत ज़्यादा लंबा है वायर, ठीक है, वायर अगर लंबा है तो रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। आप देखिएगा कोई बल्ब जलाइए, बहुत दूर तक जाएगा तो करंट वहाँ तक, या फिर वायर गर्म होने लगता है, ठीक है। तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, अगर वायर लंबा हो गया तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। अगर वायर मोटा है तो उसमें रेसिस्टेंस कम होता है। क्रॉस सेक्शन एरिया पे, वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। इसीलिए तो वायरिंग में हम लोग मोटा वायर यूज करते हैं, क्योंकि उसमें रेसिस्टेंस कम होता है, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू। उसके बाद रेसिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिपेंड करता है। टेम्परेचर अगर वायर में बढ़ेगा, वायर जो ज़्यादा गर्म हो रहा है उसमें रेसिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। वायर अगर नॉर्मल कंडीशन में है तब ठीक है, वायर गर्म नहीं होना चाहिए। वायर अगर गर्म होगा तो रेसिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है वहाँ पे। बात आ रही समझ में। उसके बाद रेसिस्टेंस डिपेंड करता है मटेरियल पे, मटेरियल पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है। मटेरियल कहने का मतलब कि कॉपर का रेसिस्टेंस अलग होता है, एल्युमिनियम का रेसिस्टेंस अलग होता है। बात आ रही समझ में। आयरन का रेसिस्टेंस अलग होता है। हम लोग घरों में जो यूज करते हैं वो ज़्यादातर कॉपर करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें मिनिमम रेसिस्टेंस होता है। उससे भी मिनिमम होता है जैसे सिल्वर में होता है। अब सिल्वर का तो घर में वायरिंग कर नहीं सकते, वो ज़्यादा कॉस्टली होता है। बात आ रही समझ में। तो ये 4 पॉइंट रेसिस्टेंस का आपको नहीं भूलना है, ये आप हर हाल में याद रखिएगा कि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और रेसिस्टेंस मटेरियल पे डिपेंड करता है। और एक लास्ट पॉइंट याद रखिएगा कि रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाय ए, जहां पे
जहां पे रो हो गया रेसिस्टिविटी, एल हो गया लेंथ ऑफ वायर, ए हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया। ये फॉर्मूला नहीं भूलना है आपको, है ना, हर हाल में ये याद कर लीजिए। और क्या याद कर लीजिए, इससे डिपेंड करता है, बात खत्म, इतना याद रखना है। डिफिनेशन वगैरह से कोई मतलब है नहीं। देख लीजिए आपके सामने जो नोट्स है सो देख लीजिए। रेसिस्टेंस, द प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस ड्यू टू विच इट्स अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट, ठीक है, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है। सब्सटेंस का वो प्रॉपर्टी ये समझा चुके हैं, ठीक है। देखिए इसका ऐसा यूनिट सबको पता होगा, 10th में पढ़े होंगे, ओम होता है। ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओम। रेसिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। डायमेंशन फार्मूला ऑफ रेसिस्टेंस इज, ये याद रखिएगा, वीवीआई डायमेंशन फार्मूला याद रखना है आपको हर हाल में। देखिए अभी तक एक डायमेंशन को हम वीवीआई लगाए हैं, ये नहीं भूलना आपको, ये फार्मूला याद रखिएगा, ठीक है, डायमेंशन फार्मूला। उसके बाद रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, अभी बताए थे, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया हो गया, मटेरियल हो गया, टेम्परेचर हो गया। तो ये 4 पॉइंट, एक ये डायमेंशन और एक ये फॉर्मूला, 5-6 पॉइंट जो बोले एकदम याद कर लीजिए इधर, जब तक एग्जाम में देते हैं तब तक याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट, अब आता है रेसिस्टिविटी, ठीक है, जो पोर्शन इंपॉर्टेंट नहीं है उस पर ज़्यादा टाइम देंगे नहीं। रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, वो जो अभी हम रो बोले थे, वो किसी भी मटेरियल का वो गुण जिस गुण के वजह से वो अपोज के, देखो मटेरियल का गुण लिया जाता है, कुछ नहीं। या तो हम ये बोल सकते हैं कि रेसिस्टेंस ही रेसिस्टिविटी होता है, कब, जब क्रॉस सेक्शन एरिया 1 हो जाता है और लेंथ 1 हो जाता है। देखिए अभी हम लोग पढ़े थे क्या, अभी हम लोग पढ़े थे R इक्वल टू रो एल बाय ए। तो रो इक्वल टू क्या लिखेंगे, रो इक्वल टू आर ए बाय ए, ठीक है। तो बताइए रो और आर इक्वल कब होगा, जब एरिया 1 हो जाएगा और लेंथ 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम वही बोल रहा है कि द रेसिस्टेंस ऑफ मटेरियल ऑफ यूनिट लेंथ विथ यूनिट एरिया, ए का वैल्यू 1 लेते हैं और एल का वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो रो और आर क्या है, इक्वल है, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओम मीटर, ये याद रखिएगा आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। ओम मीटर होता है ऐसा यूनिट, किसका, रेसिस्टिविटी का, ठीक है। और रेसिस्टिविटी का जो एक और फॉर्मूला जो है, खतरनाक फॉर्मूला जिसको हम बोल सकते हैं, यही डिफाइन कर देता है रेसिस्टिविटी को, वो ये है, आपको बताना चाहते हैं। रेसिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, लेकिन रेसिस्टिविटी डिपेंड नहीं करता। रेसिस्टिविटी जो है मटेरियल का गुण है, मटेरियल पे डिपेंड करेगा। कॉपर अगर लाते हैं तो मोटा कॉपर लाइए, पतला कॉपर लाइए, ठीक है, लंबा लाइए, छोटा लाइए, सबका रेसिस्टिविटी सेम होगा। एल्यूमिनियम लाते हैं तो मोटा लाइए, लंबा लाइए, पतला लाइए, छोटा लाइए, सबका रेसिस्टिविटी क्या होगा, सेम होगा। मटेरियल का गुण है ये, ठीक है। ये डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर अगर चेंज होता है, वायर का टेम्परेचर अगर चेंज होता है तब रेसिस्टिविटी चेंज करेगा, और अगर मटेरियल चेंज होता है तब। रेसिस्टेंस में वहाँ 4 बताए थे, लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे करता है, मटेरियल पे करता है। जबकि रेसिस्टिविटी 2 चीज़ बता रहे हैं, टेम्परेचर और मटेरियल। मटेरियल चेंज होगा तभी रेसिस्टिविटी चेंज होगा। चलिए नेक्स्ट हो गया, ये पॉइंट है ना। सबसे ज़्यादा रेसिस्टिविटी होता है इंसुलेटर का, और सबसे कम किसका होता है, कंडक्टर का। इसीलिए तो हम लोग यूज करते हैं करंट के लिए, वायरिंग में। नेक्स्ट, अब देखिए ये सब छोटा छोटा पॉइंट है जो आपको बस फॉर्मूला के हिसाब से याद रखना है। कंडक्टिविटी जो होता है वो 1 बाय रेसिस्टिविटी होता है, सिग्मा इक्वल टू 1 बाय रो, सिग्मा इक्वल टू 1 बाय रो। इसका यूनिट क्या होता है, पर ओम पर मीटर। कंडक्टेंस जो होता है वो 1 बाय रेसिस्टेंस होता है, मतलब G इक्वल टू 1/R, ये याद रख लीजिएगा। ऐसा यूनिट जो होता है इसका मोहो होता है, मोहो पढ़ाता है, ये उल्टा हो जाता है, ये इस तरह नहीं लिखाएगा, यहाँ पे ऐसे उल्टा लिखाएगा, ये लिखाएगा ऐसे, ठीक है, मोहो कंडक्टेंस का ऐसा यूनिट। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ जो लिखे हैं वो डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन के लिए हम वीडियो अलग से बनाएंगे, ठीक है। ये तो आपको याद है ओम्स लॉ, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ, ये तो हम लोग थ्योरी से देख लिए थे कि रिजल्ट कैसे आया था, हम इसको याद रखने भी बोले हैं, वैसे भी 10th का टॉपिक है, याद ही होगा आपको।
ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये फॉर्मूला आपको नहीं भूलना है, ये फॉर्मूला आया हुआ एग्जाम में फॉर्मूला है, ठीक है। ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये डेरिवेशन भी आई है, इसका डेरिवेशन जो कराएंगे वो कर लीजिएगा, ये भी आई है डेरिवेशन भी, ठीक है। और ये रिजल्ट भी याद रखिएगा, जे मतलब करंट डेंसिटी, ये हो गया कंडक्टिविटी, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी फॉर्मेट में याद रखिएगा, जे वेक्टर इक्वल टू ई सिग्मा इंटू ई वेक्टर, ठीक है, नहीं भूलना ये फॉर्मूला। डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी इज ऑलवेज द सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई, बोल रहा है कि करंट डेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है, ठीक है। बस ये याद रखना है इस पेज में। नेक्स्ट, ये देखो, ये तो हालेलुया वाला है, इसमें कोई टेंशन है नहीं, आप समझिएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन सब 10th का है, इसमें बताना हमको कुछ है नहीं, बस धड़धड़ाक निकलेंगे। बोलिए, कॉम्बिनेशन ऑफ रेंज दो तरह का, एक सीरीज कॉम्बिनेशन, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज में क्या होता है, इसे जोड़ देते हैं हम लोग, सीरीज में 1 बाय 1 जोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे स्विच को ऑन करेंगे, यहाँ से करंट पास हो जाएगा, यहाँ से मान लिया जाए आई करंट पास हो रहा है, तो इसमें भी आई जाएगा, इसमें भी आई, इसमें भी आई, तो सब में करंट हो जाएगा सेम, लेकिन पोटेंशियल सब में अलग अलग होता है, इसका पोटेंशियल V1, इसका V2 और इसका V3, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला याद रखना है, सीरीज कॉम्बिनेशन का R1 प्लस R2 प्लस R3, अगर सभी रेसिस्टेंस का वैल्यू सेम हो जाता है तो RS इक्वल टू NR लिख दीजिएगा, क्लियर है। और इसमें जो याद रखने वाली बात है ना, वो ये है कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है रेसिस्टेंस, तो उसमें करंट का वैल्यू सेम होता है, करंट सब में सेम होता है, एक में 5 एम्पियर तो दूसरा में भी 5, तीसरा में भी 5, क्यों? क्योंकि यहां से जो करंट निकलेगा फिर रिटर्न उसको बैटरी में आना है, और बैटरी में आने के लिए इसके पास एक ही रास्ता है, तो इधर से निकला 5 एम्पियर, तो 5 एम्पियर 5 एम्पियर 5 एम्पियर 5 एम्पियर। तो इसीलिए ये पॉइंट याद रखना है, नोट में जो लिखे हैं ये वाला, ये याद रखना है कि द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग ईच रेसिस्टर आर सेम, सभी रेसिस्टेंस में इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, सेम। पैरेलल कॉम्बिनेशन कुछ नहीं, ऐसे जोड़ देते हैं तो पैरेलल हो जाता है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ से करंट निकलेगा तो यहाँ से बढ़ जाएगा, इसमें चला जाएगा I1, इसमें चला जाएगा I2, इसमें चला जाएगा I3, लेकिन सभी रेसिस्टेंस एक ही बैटरी से जुड़ा हुआ है, ये भी जुड़ा हुआ है, ये भी सभी जुड़ा हुआ है, तो सभी में पोटेंशियल क्या होता है, सेम, पोटेंशियल सेम। पैरेलल फॉर पोटेंशियल, कोई भी चीज हो पैरेलल में जुड़ गया, पोटेंशियल सब में सेम, चाहे कॉम्बिनेशन रेसिस्टेंस में पढ़ो, कैपेसिटर में पढ़ो, चाहे तुम पढ़ लो इंडक्टर में पढ़ लो, चाहे सेल में, कहीं भी पढ़ लो, पैरेलल अगर में है, पैरेलल में है तो पोटेंशियल सेम, ठीक है। तो देखिएगा पैरेलल में पोटेंशियल सेम, और फॉर्मूला क्या होता है, ये 10th में पढ़े आप, ये भी पढ़े हैं, ये भी पढ़े हैं, ठीक है, याद रख लीजिएगा। चलिए, पैरेलल में क्या सेम, पोटेंशियल सेम, पैरेलल में पोटेंशियल सेम, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेसिस्टर्स आर इक्वल। एक दिन में सारा खत्म करना आपको, एक दिन में, ज्यादा टाइम नहीं आपके पास, ठीक है। इसको कंप्लीट कीजिए और ऑब्जेक्टिव लगाइए सारा, ठीक है, सारा ऑब्जेक्टिव लगाइए, क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव लगाइए और ऑब्जेक्टिव के बाद न्यूमेरिकल लगाइए। एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेसिस्टेंस, सेल के बारे में जब सेल हम लोग पढ़ते हैं तो सेल में, सेल के अंदर जो रेसिस्टेंस क्रिएट होता है उसे इंटरनल रेसिस्टेंस कहते हैं, और जो बाहर रहता है उसे कहते हैं एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। तो अंदर के रेसिस्टेंस को जब हम लोग इंटरनल रेसिस्टेंस कहते हैं तो उसका एक फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला ये होता है कि R इक्वल टू RE/V-1, ठीक है। R क्या है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, ये हो गया इंटरनल रेसिस्टेंस, ये हो गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, और ये 1 तो आप जान रहे हैं। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इस पे क्वेश्चन आने का चांस है और आता भी है, ठीक है। चलिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, अभी नहीं बताए थे कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ता है, तो कितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कितना रेसिस्टेंस बढ़ेगा, उसके लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है। कितना रेसिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाएं कि कितना रेसिस्टेंस बढ़ गया। मान लिया जाए कि 20 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर अगर 20 ओम है, ठीक है, तो जब इसको हम 40 डिग्री पे ले जाते हैं तो इसका रेसिस्टेंस कितना होगा, उसके लिए ये फॉर्मूला होता है R इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। चलिए, ये खत्म हो गया। हाँ, अब आता है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ।
किरचॉफ फर्स्ट लॉ, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है थ्योरी के लिए, आप इसको अच्छा से समझ लीजिए, डिफिनेशन जो है वो भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, थ्योरी में भी आ सकता है और इसमें न्यूमेरिकल भी आ सकता है, थ्योरी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। किरचॉफ्स लॉ क्योंकि साइंटिस्ट के नाम पे है, जो भी नियम साइंटिस्ट के नाम पे है उसको पक्का कर लीजिए। ओम्स लॉ हो गया, कुलाम्स लॉ हो गया, गॉस लॉ हो गया, किरचॉफ्स लॉ हो गया, लेंज लॉ हो गया, बायोट-सवेट्स लॉ हो गया, फ्राइडे लॉ हो गया, जितना भी लॉ 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 सब याद कीजिए। VVIU उसमें सोचिए मत, याद कर लीजिए, उसको समझ लीजिए अच्छा से एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये किरचॉफ्स लॉ सिंपल ये बोलते हैं कि अगर वायर पास कराते हैं हम, सिंपल हम समझा देते हैं, वायर अगर पास कराते हैं मान लिया जाए इस तरह से, तो यहाँ बन गया जंक्शन, जंक्शन मतलब मीटिंग पॉइंट, मीट कर रहा है, मिल रहा है सब, ठीक है, मिल गया यहाँ, तो ये हुआ मीटिंग पॉइंट। तो क्या है कि अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट लॉ कि किसी भी जंक्शन पे आने वाली करंट और जाने वाली करंट का सम 0 होता है। बस ये बात याद रखना है कि आने वाली करंट और जाने वाली करंट का सम कितना होता है 0। जैसे मान लिया जाए इधर से करंट I1 आ रहा है, इधर से I2, अगर आ रहा है तो कुछ जाएगा भी, तो यहाँ से हो गया I3 जा रही है, इधर से I4, ठीक है। तो जब जोड़ेंगे हम लोग I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये बताते हैं कौन, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, कि किसी भी मीटिंग पे, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी जंक्शन पे आने वाली करंट और जाने वाली करंट का सम क्या होगा 0। अब आप ही बताइए कि क्या सभी को अगर हम प्लस में लेंगे तो सम कभी 0 हो पाएगा? नहीं होगा। इसलिए साइन कन्वेंशन क्या डिसाइड होता है या क्या कर सकते हैं हम लोग कि आने वाली को प्लस में ले लेते हैं और जाने वाली को क्या में ले लेते हैं, माइनस में ऐसे जोड़ देते हैं, प्लस माइनस I3 प्लस माइनस I4। अब लगता है कि 0 का संभावना है, क्योंकि कुछ प्लस में आ गया और कुछ माइनस में आ गया। बात आ रही समझ में? तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा बताइए तो, I1 प्लस I2 माइनस ला इधर है तो माइनस I3, यहाँ जाएगा माइनस I4 इक्वल टू 0। अब माइनस वाला को उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4। ये बोल सकते हैं आने वाली एक साइड हुआ और जाने वाली एक साइड इक्वल हो गया। तो ये यहां से यहां तक में हम एक लाइन लिख सकते हैं, एक लाइन में लिख सकते हैं एक फॉर्मूला, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। बस ये फॉर्मूला आप याद रखिए, बाकी कोई टेंशन नहीं है। अगर हम इसको अगर भूल भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको अब हम मिटा देते हैं। इसको अगर हम मिटा देते हैं तो क्या सीखिए, पहले तो हम ये सीखें कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ था क्या। किसी भी जंक्शन पे आने वाली करंट और जाने वाली करंट का सम कितना होता है 0 अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट लॉ। और इस स्टेटमेंट से हम लोग एक निष्कर्ष पे, एक फॉर्मूला पे पहुँचे जिसमें ये निकल आया कि आने वाली करंट और जाने वाली करंट का जो सम होता है वो इक्वल होता है। तो बताइए तो यहाँ पे अगर हम P मान लेते हैं, ये पॉइंट को P मान लेते हैं, तो आने वाली एक साइड हो गया, जाने वाली एक साइड। आने वाली कौन है I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। जाने वाली कौन कौन है I6 प्लस I4। देखिए 1 2 3 4 5 यहाँ होगा, 5 होगा, ठीक है। तो ऐसे लिख देते हैं 1 2 3 आ रही है, जा कौन कौन रही है I4 प्लस I5 प्लस I6, दोनों इक्वल। क्लियर है? अब ऑब्जेक्टिव के लिए एक पॉइंट, शानदार पॉइंट, इसमें एकदम पता नहीं क्यों इस पे दिल लगा हुआ है, बोर्ड का कई बार पूछा हुआ है, नीट में भी पूछा हुआ ये सवाल, ठीक है। तो ध्यान से क्या बोल रहे हैं, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ जो होता है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। याद रखिएगा, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है, ठीक है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे आपके लिए लिख दिए हैं। आपको याद रखना है कि किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एकदम नहीं भूलना है किसी को, ये लाइन एकदम नहीं भूलना है। आप ऑब्जेक्टिव करने जाइएगा क्वेश्चन बैंक, ये क्वेश्चन पक्का आपको वहां मिलेगा, ठीक है। चलिए अब आता है बाबू सेकेंड लॉ, किरचॉफ्स सेकेंड लॉ। देखिए किरचॉफ सेकेंड लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ या केवीएल या किरचॉफ्स लूप रूल सब एक ही चीज है, किरचॉफ सेकेंड लॉ का ही इतना सारा नाम है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। इसमें क्या है ना कि एक चाहिए आपको लूप चाहिए, लूप मतलब क्लोज लूप। जैसे ये हो गया रेसिस्टेंस, यहाँ लगा दिए हम लोग बैटरी, फिर आ गया रेसिस्टेंस, फिर लगा दिए बैटरी, फिर लगा दिए रेसिस्टेंस, और ऐसे करके हम लोग ऐसे कनेक्ट करके जोड़ दिए, ठीक है। एक का बैटरी का ले लिए E1 EMF1, इसको EMF2, इसका नाम दे देते हैं R1, इसका नाम दे देते हैं R2 और इसका नाम दे देते हैं R3। तो एक क्लोज लूप यहाँ बन गया। अब कौन बैटरी वोल्टेज देगा, कौन यहाँ पे सप्लायर है, कौन चार्ज हो रहा है, कौन डिस्चार्ज हो रहा है, ये सब आपको भी नहीं समझना, सिंपल हमको सेकेंड लॉ समझना। सेकेंड लॉ बोलता है कि किसी भी लूप में, ये एक लूप बन गया ABCD, किसी भी लूप में टोटल पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस वो, और जो वहाँ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है सो, दोनों का सम जो होगा एक क्लोज लूप में हमेशा जीरो होगा। जैसे मान लेते हैं ये और ये बैटरी जो है वो एक लेने वाला है, एक देने वाला, हमको नहीं पता कौन। देखिए लेने देने का मतलब क्या है, एक जो होता है वो सर्किट में करंट देता है, करंट एक बैटरी की वजह से क्रिएट होता है। जैसे बैटरा जब हम लोग लगाते हैं, सोलर क्या बोलते हैं, इन्वर्टर लगता है, तो इन्वर्टर में एक बैटरी वहाँ लगा हुआ रहता है, तो वो हुआ डिस्चार्जिंग बैटरी, वो सर्किट को करंट दे रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन उसी सर्किट में एक मोबाइल चार्ज हम लोग लगा देते हैं, उसमें भी बैटरी है, तो वो क्या हो रहा है, वो एनर्जी ले रहा है, वो चार्जिंग बैटरी हुआ। और जो दे रहा है वो क्या हो गया, जो दे रहा है वो डिस्चार्जिंग हुआ, और जो ले रहा है मोबाइल वाला क्या हो गया, वो हुआ चार्जिंग, और जो दे रहा है इन्वर्टर वाला क्या हो जाता है, वो डिस्चार्जिंग। तो वही बोल रहे हैं कि इसमें से कुछ भी हो सकता है, एक चार्जिंग एक डिस्चार्जिंग हो सकता है, हमको उससे लेना देना नहीं है, ठीक है। बोल रहा है कि किसी भी क्लोज सर्किट में जो टोटल ईएमएफ होगा, जैसे ये हो गया E1, ये हुआ E2, सो और टोटल ईएमएफ एंड टोटल पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप मान लो ये खा गया V1 वोल्टेज, ये खा गया V2 वोल्टेज, और ये खा गया V3 वोल्टेज, तो देने वाला और लेने वाला का जब सम करेंगे तो जीरो आएगा। कहने का मतलब कि E1 प्लस E2 प्लस V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू जीरो, सबका सम कितना होगा, जीरो। अब फिर से एक सवाल बनता है कि सर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी पोटेंशियल स्केलर है, पोटेंशियल ड्रॉप भी जो है वो स्केलर ही है, तो स्केलर का जब पॉजिटिव टर्म्स जोड़ेंगे तो क्या जीरो होने का संभावना है, नहीं है। लेकिन इसे समझाना आसान है बच्चा को कि किसी भी क्लोज सर्किट में टोटल पोटेंशियल जो होता है, चाहे वो दे रहा हो चाहे वो ले रहा हो, ठीक है, वो टोटल जो सम होता है उसका क्या होता है, वैल्यू जीरो। अब आता है कि जीरो में कंफ्यूजन है कि कैसे होगा जीरो, तो क्या करना है, यहाँ साइन कन्वेंशन आपको यूज करना है, और वो साइन कन्वेंशन कैसे यूज करना है वो देखिएगा, अप्लाई कैसे किया जाता है। सब नियम समझा दिए, टोटल सम वही लिखा हुआ है। आप यहाँ स्टेटमेंट को देखिए, इन एनी क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल ड्रॉप इन रेसिस्टर्स इज इक्वल टू जीरो। टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल ड्रॉप का जो सम होगा वो होगा जीरो। लेकिन जीरो होगा कैसे, प्रॉब्लम तो यहाँ है कि जीरो होगा कैसे, तो देखिए कैसे होता है। सो साइन कन्वेंशन क्या है कि आपको यहाँ करंट का डायरेक्शन लेना होगा, डिसाइड करना होगा, जिधर लेना है ले लीजिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। तो हो गया इधर करंट का डायरेक्शन, इधर हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया। अब आपको पोटेंशियल लिखना है, तो V का फॉर्मूला क्या होता है, IR होता है V का फॉर्मूला। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से चलेंगे ABCDA, तो इन लूप में अगर हम चलते हैं ABCDA, जहाँ से चलेंगे वहीं आएंगे, तब तो क्लोज होगा, ठीक है। तो चलिए A से B जा रहे हैं,
तो ए से बी का पोटेंशियल क्या है V1, और V का फॉर्मूला क्या होता है IR। तो करंट के जब डायरेक्शन में जा रहे होने, कभी भी करंट के डायरेक्शन में जा रहे होने तो पोटेंशियल ड्रॉप को माइनस में लेना, तो यहाँ पे हो जाएगा -IR1। बी पे आ गए हैं, बी से जा रहे हैं सी, देखिए करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो -IR2। अब आ गया मेरा EMF में देखना साइन कन्वेंशन कैसे लेते हैं। जब हम टर्मिनल को पार करेंगे तो लास्ट में कौन मिल रहा है, प्लस वाला मिल रहा है, तो प्लस में लेंगे यहाँ प्लस E2। उसके बाद C से D जाएंगे, D से जब C से D में कुछ नहीं है, D से जब A जा रहे हैं तो R मिल गया, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो -IR3 हो गया। फिर मिल गया हमको सेल को पार कर रहे हैं तो देख रहे हैं लास्ट में प्लस मिल रहा है तो प्लस हो जाएगा E1 = 0। अब इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए, तो कुछ टर्म्स आया माइनस में और कुछ टर्म्स आ गया प्लस में, तो सम क्या हो गया 0। कितना आसान है, ठीक है। अब देखिए यहाँ बैटरी, पता है बैटरी सब क्या जज कर सकते हैं, दोनों बैटरी एनर्जी दे रहा है बेचारा, ये भी दे रहा है, ये देखो दोनों प्लस में आ रहा है, तो ये दोनों देने वाला है, लेने वाला यहाँ एक भी नहीं है। अगर एक कोई माइनस में रहता मतलब एक ले रहा है और एक दे रहा है, प्लस वाला दे रहा है माइनस वाला ले रहा है, कोई दिक्कत, यहाँ तक बात समझ में आ गया, ठीक है। तो ये सेकेंड लॉ है, और सेकेंड लॉ में फिर एक नया पॉइंट नोट कर लो, दिमाग में बिठा लो कि किरचॉफ्स सेकेंड लॉ किस पे बेस्ड होता है, तो याद रखिएगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये अगर आप भुला गए तो आप बहुत पछताइएगा, ये लाइन KVL बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और सेकेंड लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चलिए नेक्स्ट, अब थोड़ा फास्ट चलेगा। सेकेंड लॉ, ये तो हो गया सेकेंड लॉ, है ना, ये तो सेकेंड लॉ यहाँ लिखा हुआ था, ये हम लोग कर लिए हैं। हाँ, सेकेंड लॉ हो गया, सेकेंड लॉ हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये फिर से लगता है आ गया है, लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज, ये आपको याद करना है, इसमें 3-4 ऑब्जेक्टिव बताएंगे, आपको सब सेट कर लेना है, ठीक है। ध्यान से देखिए इसको, ध्यान से, 5 नंबर का डेरिवेशन है ये, अगर ये एग्जाम में आ गया ना तो 5 नंबर दे देगा, अगर पूरा आएगा तो इसका डेरिवेशन यहाँ नहीं कर रहे हैं, बस टू द पॉइंट बता रहे हैं। देखिए किरचॉफ्स लॉ एक तरह का अरेंजमेंट है जिसमें 4 रेसिस्टेंस लगा रहता है, जिस 4 रेसिस्टेंस में एक रेसिस्टेंस अननोन होता है जो हमको पता नहीं है, उसको निकालना होता है। अब उसको निकालने के लिए बाकी 3 होना चाहिए और एक रिलेशन होना चाहिए हमारे पास, एक फॉर्मूला होना चाहिए, तो बहुत आराम से वो चौथा रेसिस्टेंस जो अननोन है उसे निकाल सकते हैं। बात आ रही समझ में? तो वही चीज़ है, आपसे कोई बोले व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है तो बोलेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है वो 4 रेसिस्टेंस का एक अरेंजमेंट है, जिस 4 रेसिस्टेंस में आपका एक रेसिस्टेंस अननोन होता है और 3 रेसिस्टेंस जो होता है वो हमको पता रहता है। अब अगर हमको कोई भी चीज़ निकालना है तो उसके लिए एक सटीक फॉर्मूला होना चाहिए, तो यही डेरिवेशन में पूछा जाता है कि वो फॉर्मूला कैलकुलेट कीजिए कैसे, तो वो अभी इसमें बताएंगे नहीं, सीधे रिजल्ट बता रहे हैं, थोड़ा सा फिगर समझा देते हैं। देखिए इसमें 4 रेसिस्टेंस हो गया P, Q, R, S, ठीक है। जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे करंट पास होने लगेगा, ठीक है। अब इसमें बात है कि सर अगर P, Q, R, S में अगर 3 को पता रहेगा तो चौथा आखिर निकालेंगे कैसे। उसके पहले हम आपको एक बात बताते हैं कि यहाँ पे एक कंसेप्ट होता है बैलेंसिंग का। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो बैलेंस हो जाता है, एक समय है जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड हो जाता है, और ये सवाल भी आता है कि एक व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड कब होता है, तो ये याद रखिएगा जो अभी बता रहे हैं, ये नहीं भूलिएगा आप कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस तब होता है जब गैल्वेनोमीटर में करंट कितना पास होता है, 0। जब गैल्वेनोमीटर में करंट 0 पास होता है तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो बैलेंस हो जाता है। ये बैलेंस तब होता है जब गैल्वेनोमीटर में करंट 0 पास होता है, ठीक है, ये बात नहीं भूलना है। आपसे कोई पूछ दिया रेंडमली कि बताओ व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड कब होगा, तो बोलेंगे जब करंट गैल्वेनोमीटर में करंट कितना पास होता है, 0, ठीक है। अब एक पॉइंट ये नहीं भूलना है, वही चीज लिखे हुए यहाँ पे नोट करके कि फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर शुड बी इक्वल टू 0, ये याद रखना है। अब फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला सिंपल देखिए लिखा हुआ है,
अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड हो जाएगा तब P बाय R और Q बाय S आपको लिख देना है, या तो P बाय Q R बाय S लिख देना है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, P बाय Q इक्वल टू, ये गलत लिखा हुआ है, हम लिख देते हैं अभी फिर से, ठीक है। देखिए P बाय R लिख दीजिए अब सिंपल, P बाय R इक्वल टू Q बाय S, ये होता है फॉर्मूला। देखिए इतना सिंपल फॉर्मूला आप सोच सकते हैं कि अगर इसमें 3 हमको पता रहेगा, ये और ये पता रहेगा तो क्या P नहीं निकलेगा, आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो यही फॉर्मूला होता है। एक और इसमें ऑब्जेक्टिव है, सवाल ये बना देता है कि अगर गैल्वेनोमीटर और अगर बैटरी को इंटरचेंज कर दिया जाए, मतलब बैटरी को यहाँ जोड़ दिया जाए और गैल्वेनोमीटर को यहाँ जोड़ दिया जाए, तो क्या कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल भी है, सवाल ऐसा देखे हैं, ठीक है, सवाल आता भी है कि अगर गैल्वेनोमीटर और बैटरी को अगर इंटरचेंज कर दिया जाए तो क्या किसी तरह का दिक्कत, किसी तरह का परेशानी? तो नहीं, कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है, सिस्टम वही है। इसको अगर ध्यान से देखोगे तो चाहे बैटरी यहाँ लगा, चाहे फिर बैटरी को यहाँ लगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इतना बात आप याद रखिएगा, बाकी इसका डेरिवेशन तो आपको व्हीटस्टोन ब्रिज डिस्टर्ब नहीं करेगा। नेक्स्ट चलिए, अब फॉर्मूला है, अब आपको ज़्यादा कुछ बताना नहीं है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जब भी वायर में इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वायर गर्म होता है, इसे कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। व्हेन अ करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर ऑफ रेसिस्टेंस R, ये बोल सकते हैं व्हेन अ करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर ऑफ रेसिस्टेंस R फॉर टाइम t, देन हीट इज प्रोड्यूस इन द कंडक्टर, ठीक है। सिंपल यही कि किसी भी वायर में करंट पास होता है तो वायर गर्म हो जाता है, इस इफेक्ट को हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। नेक्स्ट ये है बाबू इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये 4 फॉर्मेट होता है इसका। पावर इक्वल टू VIP याद रखिएगा, पावर सब हो जाएगा आपसे। एक फॉर्मूला याद रखिएगा VIP, पावर का फॉर्मूला VIP। अब इसको तोड़ दीजिएगा, क्या होता है, V इक्वल टू IR होता है, V इक्वल टू IR, तो जहां पर V है वहां लिख देंगे IR, तो यहाँ लिख दिए IR गुना I इक्वल टू P, तो क्या हो गया बोल दिए, यहाँ हो गया I स्क्वायर इंटू R, I स्क्वायर इंटू R हो गया। ये हो गया आपका दूसरा फॉर्मूला बन गया। इससे हम दूसरा बना लिए, उसके बाद I की जगह क्या पुट कर देंगे, यहाँ से I इक्वल टू लिखेंगे V बट्टा R, तो क्या हो जाएगा, I की जगह V बट्टा R लिख देंगे, V बट्टा R, तब V स्क्वायर मतलब V स्क्वायर बाय R, P हो जाएगा। देखिए तीनों फॉर्मूला एक फॉर्मूला से आ जाता है, बस याद रखिएगा VIP आप सुने होंगे, VIP सीट, VIP ये, VIP वो, तो वही VIP, ठीक है। बाकी ओम्स लॉ से एक बार V के जगह पुट कर दीजिए, एक बार I की जगह पुट कर दीजिए, 2 फॉर्मूला आ गया। तो ये 3 फॉर्मूला बस आपके दिमाग में रखना है, पावर का VI स्क्वायर R, V स्क्वायर बार। अब सुनिए, इसी फॉर्मूला को अगर एनर्जी में बदलना है, एनर्जी में, तो कुछ नहीं करना है, सब जगह TT से गुना कर दीजिए। लेकिन इसके पहले पावर का ना सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। अगर बल्ब को सीरीज में जोड़ दिए तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, अगर बल्ब को पैरेलल में, सीरीज पैरेलल तो कई बार आप सुने हैं, ऐसे हो गया सीरीज, ऐसे हो गया सीरीज, और पैरेलल कैसे हो गया, ऐसे, ठीक है। बल्ब अगर सीरीज में जोड़ा है तो ये हो गया पावर का फॉर्मूला, अगर पैरेलल में जोड़ा है तो ये हो गया पावर का फॉर्मूला। नेक्स्ट एनर्जी, अभी क्या बोले थे, पावर के फॉर्मूला में T से गुना कर दीजिए, तो VI था VIT, I स्क्वायर R था तो I स्क्वायर R इंटू टी, V स्क्वायर बाय R था तो V स्क्वायर R इंटू टी, एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी का याद रखिएगा। नेक्स्ट ये हो गया। चलिए ये भी 5 नंबर का होता है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, इसमें हम ज़्यादा कुछ अभी बताएंगे नहीं, बस इतना बताते हैं ये होता क्या है। सिंपल है, इट इज़ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज एंड इट इज़ यूज टू मेजर द वैल्यू ऑफ अननोन रेसिस्टेंस। मतलब मीटर ब्रिज जो होता है वो एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है व्हीटस्टोन ब्रिज का, ठीक है, जो क्या करता है, अननोन रेसिस्टेंस को ज्ञात करता है, ठीक है। दूसरा प्रिंसिपल इसका जो होता है, प्रिंसिपल होता है इट इज द बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ये पॉइंट नहीं भूलना आपको, ये नहीं भूलना, ये VVI हो गया, ये लाइन प्रिंसिपल आपके VVI हो गया, ठीक है। मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल याद रखिएगा कि मीटर ब्रिज जो होता है वो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पे कार्य करता है।
और यहाँ पे फॉर्मूला। फिर उसी तरह जब व्हीटस्टोन ब्रिज का कहानी है तो वही हो जाएगा P/Q R/S, यहाँ डिवाइड बाय यहाँ और यहाँ डिवाइड बाय यहाँ। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। ये फिगर है, ये जब डेरिवेशन कराएंगे तो हम अच्छा से आपको समझा देंगे, इसमें ज़्यादा आप टेंशन ना लीजिए। बस इसमें ये याद रखिए कि मीटर ब्रिज जो है, मीटर ब्रिज का जो प्रिंसिपल होता है वो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। नेक्स्ट पोटेंशियोमीटर, लास्ट टॉपिक आपका आता है पोटेंशियोमीटर। देख लीजिए पोटेंशियोमीटर, देख लीजिए पोटेंशियोमीटर है, इट इज डिवाइस विच इज यूज टू कंपेयर EMF ऑफ द टू सेल्स एंड टू फाइंड द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल्स। देखो आप, पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो इंटरनल रेसिस्टेंस, बैटरी के इंटरनल रेसिस्टेंस को ज्ञात करने में काम आता है और दो सेल के EMF को कंपेयर करने में काम आता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसका जो प्रिंसिपल होता है वो बोलता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ सेक्शन ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट ऑफ सेक्शन। कहने का मतलब है ना कि किसी भी वायर में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। वायर के क्रॉस अगर लेंथ बढ़ाते जाएंगे तो उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, पोटेंशियोमीटर का दो एप्लीकेशन है। एक में क्या है कि सेल को कंपेयर करते हैं, तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। सेल को जब दो सेल को कंपेयर करते हैं तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, है ना, E2/E1 L2/L1। और जब हम कैलकुलेट करेंगे, इंटरनल रेसिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला और ये दोनों डिवाइस मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर है ना, इंपॉर्टेंट है, 5-5 नंबर के लिए होता है। तो आप इसका थ्योरी याद रखना है, थ्योरी नहीं भूलना आपको। ठीक है, तो यहाँ तक आने के बाद आपका कहानी जो है वो ख़त्म होता है। यहाँ पे आपको 7 नंबर का जो बोला जाता है 1 शॉर्ट वीडियो वो कंप्लीट होता है। अगर आप इस वीडियो को अच्छा से देखे हैं, जब भी लगे कि तीसरा चैप्टर को रिवीजन करना है तो आप इस वीडियो को एक बार फास्ट करके पूरा लेक्चर सुन लीजिए। ठीक है, और जहाँ जहाँ VVI किए हैं उस पॉइंट पे आपको गौर करना है, उसको याद ही कर लेना है, उसको भूलना नहीं है। अगर आप इतना याद रख लेते हैं, ठीक है, तो अब आपका जो काम होगा इस चैप्टर में वो ये होगा कि इसमें जो डेरिवेशन है ज़्यादा है नहीं, 2-4 गो है ना, जो हाँ हम बात किए थे, ये डेरिवेशन। ठीक है, तो वो डेरिवेशन आप कर लीजिएगा। और इस क्वेश्चन से अब जितना ऑब्जेक्टिव आया हुआ है हम बनाने वाले हैं वीडियो, वो देख लीजिएगा। बस आपका एग्ज़ाम गारंटी लेते हैं, इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इस वीडियो को आप देख लीजिए, जो इस पे हम क्वेश्चन करने वाले हैं 1 शॉट में सारा क्वेश्चन करवा देंगे। ऑब्जेक्टिव जो अभी तक आया है वो करा देंगे। ठीक है, वो कर लीजिएगा और जो चार गो डेरिवेशन है वो कर लीजिएगा। एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। थोड़ा सा न्यूमेरिकल में क्वेश्चन घुमाता है, लेकिन आपको डरना नहीं है, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे, हो जाएगा। लेकिन इस चैप्टर को कंप्लीट करना चाहते हैं तो ये पूरा लेक्चर जहाँ जहाँ VVI किए एकदम याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम 15 चैप्टर है ना, 15 चैप्टर का बना रहे हैं वीडियो, आप देखते जाइए, तैयारी हो जाएगा। और सब हम जनवरी के अंदर सब दे देंगे आपको। ठीक है, चलिए तो एक का करके वीडियो को देखिए, ध्यान से देखिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है, और खुश रहिए ज़िंदगी में।